Hello students, welcome to the classes, and in this video we will cover the topic law of conservation of momentum. In the last part we have discussed some interesting problems related to NLM, Newton's law of motion. So let's start the topic. तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज मोमेंटम, तो हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था. तो मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? P equals to mass into velocity. It's a vector quantity and unit is kilogram meter per second. ये तो मुझे पता है, क्लियर. अब बात आती कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब है? मोमेंटम तो ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब भी वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा तो वो जो स्ट्राइकिंग रेट होगा, जो इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना उसका मास है और किस स्पीड से वो टकराया है. ओके, क्लियर. तो ये तो है मोमेंटम. अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी वेस्टेज ना हो. मींस जितना इनिशियल में था वही बाद में भी हो. मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कहो कि कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. क्या बात कर रहे हैं हम? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ये कितना है? जीरो. तो जो नेट मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा. ओके, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, if external force, net external force acting on the system is zero, then the net momentum of system remains constant or conserved. अब ये सिस्टम वर्ड क्या है? हम एक बात कर रहे हैं सिस्टम कि जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. सिस्टम से क्या मतलब है? सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो. मींस जैसे ये आपकी कोई भी बॉल है. ओके, मींस एटम बम है. ठीक है, कोई भी बॉम्ब है. ठीक है, ये क्या हुआ? स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था. अब क्या हुआ? जब ये फटेगा तो उसके कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, मींस हम सिर्फ इस एक बॉम्ब पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया. अब इस सिस्टम पर मान लो कि जब ये फटेगा तो उसके दो पार्ट्स हुए. ठीक है, सिंपली इसके दो पार्ट्स हुए. एक इधर गया, एक इधर गया. ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी. टोटल मास था इसका m, ये वाला मास था m1, ये वाला मास था m2, जो ये दो पार्ट में स्ट्राइक होकर गया. तो अगर इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, इंटरनल फोर्स इसकी अलग बात है. इंटरनल फोर्स की बात नहीं करूं, एक्सटर्नल फोर्स की बात करें कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे. अब जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये बाद की कंडीशन है. और स्टार्टिंग की कंडीशन क्या है? जब ये पूरे कंबाइंड था. तो इन दोनों कंडीशन में मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा, मींस कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, नहीं आया समझ में, दोबारा से समझते हैं. क्या इसमें दो कंडीशन थी? क्या? बिफोर बस्टिंग एंड आफ्टर बस्टिंग, मतलब फटने से पहले का और इस बॉम्ब के फटने के बाद की दो कंडीशन में. पहली कंडीशन में क्या होगा? जो इसका टोटल मास था कैपिटल M. ओके, अब इस वक्त इसकी वेलोसिटी नहीं है. अगर होती तो हम उसे लिख लेते U, M इंटू U. ये था इनिशियल मोमेंटम. ओके, बाद में जब ये बस्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तब क्या हुआ? तब इसका एक पार्ट था m1, उसकी वेलोसिटी थी v1, प्लस सेकंड पार्ट था m2, उसकी वेलोसिटी थी v2. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ है तो ये mu विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. मतलब जो भी इवेंट था, ठीक है, कोई भी जो भी इंसिडेंट था, उससे पहले का मोमेंटम और उससे बाद का टोटल मोमेंटम वो क्या हुआ? इक्वल होगा. क्लियर? अभी थोड़ा फील नहीं आएगा, अभी और एग्जांपल्स लेंगे तो उससे समझेंगे. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कि मोमेंटम विल बी कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा. जो पहले था वही बाद में रहेगा. और समझते हैं क्या कि ये दो बॉल्स हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड. ये इधर चल रही है u1 वेलोसिटी से, मास है m1,
इसका मास है m2, ये इधर जा रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है u2, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब हम सपोज कर लें कि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 u2 से ज्यादा है, ठीक है, दोनों ऐसे चल रही हैं और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये इससे स्ट्राइक कर जाएगा, u1 m1 जो मास है m1 u1 वाला, वो m2 u2 वाले से स्ट्राइक कर जाएगा, तो क्या होगा, दोनों ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, m1 m2, इसकी थी u1 और इसका था u2, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या हुआ, कोलिजन हुआ, क्या हुआ, इसमें कोलिजन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, दोनों बॉल्स जब आपस में स्ट्राइक की तो क्या हुआ, उनके बीच में कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही दोनों आ रही थी, दोनों टकराई और टकराने के बाद फिर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगी। मींस जो m1 था उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जो m2 मास था उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। क्लियर? मींस अगर मैं ये कौन सी बात है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, ये कौन सी है, बिफोर द कोलिजन, और ये वाली कौन सी कंडीशन है, आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इस पूरे सिस्टम की, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है तब उस केस में क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। मींस ये क्या है, pi, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये पूरा क्या है, pf, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन द सिस्टम, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है। क्लियर? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा तो। बस इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को सेम कर देना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को सेम कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? अब इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच से समझते हैं कि न्यूमेरिकली अगर हमें इसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो क्या करना है, मतलब कैसे समझेंगे इसे। ओके, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की थ्योरी आपको मिल जाएगी, वो आप नोट्स बना लेना, ठीक है। और इसके फार्मूला, बेसिक फार्मूला तो यही है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, मींस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब m1 u1 प्लस m2 u2 ये नहीं हो सकता, कितने भी हो सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम 3 पार्ट 4 पार्ट कितने पार्ट्स में भी हो सकता है, और फाइनल मोमेंटम भी कितने में भी हो सकता है। क्लियर? अब एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ी बॉल है, ठीक है, ये चल रही थी u वेलोसिटी से, m मास था, अब ये कुछ टाइम के बाद क्या हुई, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, ठीक है, एक पार्ट v1 वेलोसिटी से चलने लगा और दूसरा पार्ट m2 मास v2 वेलोसिटी से चलने लगा, तो इस केस में क्या होगा, mu इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये इसके लिए हो जाएगा क्या, कि मोमेंटम कंजर्व कर दिया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, तो फिर आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास ऑफ 4 kg, एक राइफल है उसका मास क्या 4 kg है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड मींस जो जल पीछे को लगा होगा वाली वेलोसिटी ऑफ राइफल। ओके, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास ऑफ 4 kg, मींस हमारे पास एक राइफल है, ठीक है, ये राइफल है हमारी, ठीक है, इसका मास हमें गिवन है कितना, 4 kg। ओके, इसे कैपिटल M से दिखा देते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 50 kg, सॉरी 50 ग्राम, इसमें क्या है, एक और बुलेट है, ठीक है, ये तो हमारी गन है, ओके, और ये हमारी बुलेट है। बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम, इसको मैं अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम। क्लियर? अब क्या होता है, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें 2 इवेंट होंगी, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो फायरिंग से पहले और एक फायरिंग के बाद। क्या, बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू आफ्टर फायरिंग। मींस ये क्या लिखा है मैंने, इस कंडीशन का मोमेंटम और इस कंडीशन का मोमेंटम
इक्वल होना चाहिए या नहीं। इफ यदि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, क्या का बात करें में दो इवेंट होगी, ठीक है। एक कब, जब हमने गन से कोई भी फायरिंग नहीं की है, बुलेट मतलब नहीं निकली है, तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम सेम होना चाहिए, क्लियर। अब बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना होगा ये बताओ जरा। बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना होगा, इसका मास प्लस इसका मास, दोनों का मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मींस बिफोर फायरिंग से पहले क्या वेलोसिटी थी, इक्वल्स टू क्या, एम वी प्लस एम, इसे v1 v2 कह देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, यू कुछ नहीं, v1 v2 मींस अब क्या होगा, जो हमारी राइफल है वो तो पीछे को जाएगी, मतलब जब गन से शॉट करेंगे तो क्या होगा, राइफल पीछे को करती है ना, जर्क मारती है पीछे को, और बुलेट आगे जाएगी, तो बुलेट तो आगे गई और गन या जो भी राइफल थी वो पीछे को थोड़ा सा झटका मारेगी, मींस दो वेलोसिटी होंगी v1 v2, दोनों के अलग अलग, v1 हमने मान ली राइफल की और v2 मान ली हमने बुलेट की, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कुछ है क्या, वो क्या है, जीरो, u जीरो है तो मींस ये हो गया हमारा जीरो, क्लियर। मास ऑफ राइफल 4, इसकी हमें v1 हमें निकालनी है, मींस किस वेलोसिटी से ये पीछे गई होगी, v1 प्लस स्मॉल m, बुलेट का मास कितना है 0.05 kg इंटू v2, किस वेलोसिटी से ये आगे गई है 35 इंटू 35, तो v1 कितना हो जाएगा, यहां से v1 हो जाएगा माइनस 35 इंटू 0.05 अपॉन 4, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतने मीटर पर सेकंड आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ राइफल आ जाएगी, मींस किस स्पीड से वो पीछे आई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन पर फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर। अब सेकंड देखते हैं। Two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second। क्या कहा कि टू मासेस है, एक तो है 0.1 kg का और एक है 0.2 kg का, क्लियर। इनकी स्पीड दी है, इसकी स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड दी है 1 मीटर पर सेकंड, ओके। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब क्या हुआ, अब इसकी स्पीड ज्यादा है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि तेज ज्यादा होगा, जब तेज ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इससे स्ट्राइक कर जाएगा, जब स्ट्राइक कर जाएगा तो दोनों के बीच में कोलिजन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से टकरा लेंगे, फिर उसके बाद टकराने के बाद दोनों की स्पीड गिवन है, क्या क्या, ये तो 0.1 ये 0.2 kg, क्या क्या है इनकी स्पीड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1.67 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल। क्या, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मींस कोलिजन से पहले का मोमेंट मतलब बिफोर कोलिजन, ये वाला क्या मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, क्या जो कोलिजन के बाद में मोमेंटम है वो हमें इक्वेट कर दें, हो जाएगा क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 कितना 0.1 इंटू u1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 0.2 और u2 कितना है हमारा 1 इक्वल्स टू m1 0.1 v1 1.67 प्लस m2 कितना है 0.2 और v2 हमें कैलकुलेट करना है। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, v2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वो इतने मीटर पर सेकंड होगा, क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आई होप कि आपके समझ में कुछ तो आया होगा। अब एक बार जब बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर लीजिए, उसकी जब कुछ रीडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। बट ये एग्जांपल्स, इस टाइप के एग्जांपल्स 2 दिन और कर लेना, तभी आपको थ्योरी क्लियर होगी, ओके। अब इसमें ना एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक और है, इम्पल्स। क्या, इम्पल्स क्या होता है,
हमने सेकंड लॉ पढ़ा था। क्या था सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये था मींस चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस P1, ये लिख सकते हैं। और जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा कर हमने क्या लगाया था, K, और K की वैल्यू क्या थी 1। मींस मैं इसे सिंपली ऐसे लिख सकता हूं डेल P अपॉन डेल T। ओके, अब इस फोर्स और डेल T की अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स इंटू डेल T, तो ये क्या आएगा डेल P। मींस ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और यही क्वांटिटी को हम और किस नाम से जानते हैं, इंपल्स। क्या? इंपल्स। इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ओके, मींस फोर्स और टाइम का जो भी प्रोडक्ट होगा, कौन सा टाइम, बहुत छोटा टाइम, ये ध्यान रखना। ये जो डेल टी है ना, ये चेंज इन टाइम है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो इसका जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होगा, इंपल्स होगा। ठीक है, अभी छोटे टाइम का क्या नाम है, बहुत छोटे ड्यूरेशन होती है। कैसे? जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो अपने बैट से बॉल को मारते हो, तो अब क्या करते हो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, बट जो बॉल उस पर टच हो रही होती है, जब बैट पर टच होकर वापस जा रही होती है, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है, मतलब टच में रहती है, उनका कांटेक्ट रहता है। तो उस वक्त इन दोनों का प्रोडक्ट किस किस का, फोर्स का और वो टाइम का, क्या होगा आपका, इंपल्स होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और 1 घंटे तक लग रहा है और आप उसका इंपल्स कैलकुलेट कर लो, नहीं। फोर्स अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो टाइम जो होगा वो 0.1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड रहेगा, बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में रहेगा, 1 सेकेंड भी होगा, 1 सेकेंड से कम ही रहेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इन दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट को, फोर्स और टाइम के क्वांटिटी, मतलब फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इंपल्स। एंड इंपल्स इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।